बेटा एमसीक्यू का ही हम दूसरा सेशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक हमने कवर कर लिए थे। इसमें हमने केस सिनेरियो वाले एमसीक्यू अभी नहीं देखे हैं। जो सिंपल वाले एमसीक्यू हैं वो हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि यार ये सिंपल वाले एमसीक्यू तो हम कर लेंगे। बेटा सिंपल वाले एमसीक्यू पहले करने हैं, आप कर लेंगे या नहीं करेंगे वो मतलब नहीं है, बट आपको करने हैं। उसके बाद केस सिनेरियो वाला आएगा। एक कारण और है, आप देखना कि कभी भी टैक्स के पेपर में, टैक्स का जो पेपर होता है पीवाई क्वेश्चन आप करिए प्रैक्टिस के लिए, बट वो रिपीट नहीं होता पेपर। अब जैसे हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक, उसमें अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन थे। बेटा आपने, ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि एक केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन आए, इन्हीं क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके वो एक नया क्वेश्चन बना दे। मतलब जो आप कल अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हीं को कंपाइल करके एक नया क्वेश्चन बना दिया जाए, और एग्जाम में इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन नया स्टार्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू असेसमेंट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे जा रहे हैं, और 7 चैप्टर तक हम कर चुके हैं। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले आप नोट्स ओपन कर लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के। सभी लोग जो हमसे पढ़े हैं वो हमारे नोट्स, और किसी के पास हमारे नोट्स नहीं है वो व्हाट्सएप पर 9718210492 मेरा नंबर है। अपना नाम और शहर का नाम भेजिए, हम उसको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ग्रुप में फालतू के मैसेज नहीं आते। इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट और इंस्टॉलमेंट, तो लॉ ये है कि अगर लॉट में या इंस्टॉलमेंट में गुड्स रिसीव होता है तो जब लास्ट लॉट मिलती है तब आपको आईटीसी मिलेगा। तो कह रहे हैं 50% आईटीसी फर्स्ट लॉट में, 50% सेकेंड लास्ट लॉट में नहीं। आईटीसी लास्ट लॉट पे मिलता है, यही वाला आंसर है इसका। और 100% आईटीसी ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ गलत है। लास्ट लॉट पर ही आईटीसी मिलता है। कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा इसका क्या सेक्शन का नंबर है? सेक्शन 16 सबसेक्शन देखिए, फर्स्ट प्रोविजो है, सेकंड प्रोविजो है, क्या है देखिए जरा। सबसेक्शन 2 की फर्स्ट प्रोविजो है, तो फर्स्ट प्रोविजो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 इसके लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा बेटा है हमारा, मिस्टर ए हैज ए टैक्स इनवाइस डेटेड, बेटा बात नहीं, 20 जनवरी 2023। 20 जनवरी 2023 को 23 में सर्विसेज रिसीव्ड बाय हिम। इन्होंने सर्विसेज रिसीव की हैं जिसकी डेट 20 जनवरी 23 है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज लॉस्ट इफ आईटीसी इज नॉट अवेल्ड ऑन और बिफोर। तो देखिए बेटा, अगर आपको क्रेडिट लेना है तो आपको एक सेक्शन पढ़ाया गया होगा, टाइम टू अवेल आईटीसी। आप कोई मुझे सेक्शन बताइए बेटा। 16 सबसेक्शन 4, उसमें बेटा आईटीसी लिखा हुआ है ना। तो आईटीसी आपको मिल जाएगा सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। तो मिस्टर ए हैज ए टैक्स इनवाइस डेटेड 20 जनवरी 2023। तो ये ईयर कब खत्म होगा बेटा? ये ईयर समाप्त होगा आपका 31 मार्च को। ये ईयर कब समाप्त होगा बेटा? 31 मार्च 2023 को, है ना। और उसकी जो आईटीसी क्लेम करने की डेट आएगी वो आएगी बेटा आपके हिसाब से, बेटा एक मिनट, वो डेट आएगी आपकी 30 नवंबर। कौन सी डेट आएगी? 30 नवंबर। बात समझ रहे हैं? एक मिनट बेटा, एक मिनट, 30 नवंबर। तो 30 नवंबर 23, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई डेट बताई है इसमें? नहीं। तो बताएंगे बेटा क्या आएगा? 30 नवंबर 2023 और डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न विच एवर इज, ये वाला लॉ 16 सबसेक्शन 4 लगा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ, बेटा इसके लिए आप सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 देखिए, ब्लॉक क्रेडिट वाला। गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, आईटीसी नहीं मिलता। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज पर द कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, कोई स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन हो तभी क्रेडिट मिलता है, तो इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन ओकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी,
कंपनी की इंटरनल पॉलिसी होना कोई लॉ नहीं होता, कोई भी पॉलिसी कंपनी बना सकती है, तो कोई स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, वेकेशन या कोई मेंबरशिप है ना, तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का ही क्रेडिट नहीं मिलेगा इस केस में। और यहाँ पर जो सेक्शन हमने रेफर किया है वो 17(5) है। नंबर 4, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा किसकी रेस्पेक्ट में, सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। बिल्कुल, कंपोजिशन लेवी में जो आपने आईटीसी है वो नहीं मिलेगा आपको। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, इसका भी आईटीसी नहीं मिलता, पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी नहीं मिलता। इसके लिए भी आप सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 को रेफर करेंगे। मिस्टर रघु, बेटा मिस्टर रघु मिस्टर रघु अवेल सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा, रघु ने राजा की सर्विसेज ली हैं, ठीक है, मैंने सर्विस बोला है बेटा। अ चार्टेड अकाउंटेंट इज रेंडर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर रघु, तो मिस्टर रघु के अकाउंट्स ऑडिट हुए, उसमें 55,000 रुपीज़ की बेटा कुछ सर्विसेज हैं। टैक्स ऑडिट एंड एनुअल अकाउंट्स फाइलिंग 10,000, इनकम टैक्स रिटर्न मिस्टर रघु की वाइफ की जो सैलरी रिटर्न है 5,000। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन दीज सर्विसेज इज 18%। The accountant of Mr. Raghu has booked the entire expenses 70,000 plus GST in the books of account. Mr. Raghu is eligible to take ITC off. बेटा अगर हम 18% इस पर ITC का रेट दिया है, अगर हम 70,000 का 18% निकाले तो बेटा आप निकाल दो 70,000 कितना आएगा, 12,600। बेटा इसमें से जो इनकी मिसिज रघु की, मिस्टर रघु की जो वाइफ है मिसिज रघु, उनकी जो रिटर्न फाइल करने का पैसा चार्टेड अकाउंटेंट मिस्टर राजा ने लिया होगा, वो रघु के लिए एक पर्सनल एक्सपेंडिचर है, उसका आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। जो टैक्स ऑडिट हुई है मिस्टर रघु की और जो ऑडिट हुई है फाइनेंशियल अकाउंट्स की, उसका जो पैसा मिस्टर राजा ने लिया है 65,000, बेटा यही इनका बिजनेस एक्सपेंडिचर है। और हमने ये पढ़ा था कि कोई भी इनपुट सर्विस, कोई भी कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज हो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप बताइए मिस्टर रघु की जो वाइफ है, ठीक है, वो एक सैलरीड रिटर्न है, मतलब कहीं जॉब करती हैं, उनकी रिटर्न फाइल करी है राजा ने। आप बताइए क्या ये वाली इनपुट सर्विस जो रघु ने राजा से ली है अपनी वाइफ की जो रिटर्न फाइल कराई है, क्या ये सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है? नहीं। तो बेटा इस पर जो जीएसटी उन्होंने पे किया होगा उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ 65,000 का 15%। तो बेटा 65,000 का 15% आप मुझे 18%, सॉरी 11,700 इज द आंसर। ये आपका आंसर है PZY। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसी को मर्ज करके वो नया क्वेश्चन बना सकते हैं अलग अलग चैप्टर का। PZY इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार। बेटा ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरर है मोटर कार का। The company paid following amount of GST to its supplier against the invoices raised to it. Compute the amount ineligible ITC under GST law. जनरल इंश्योरेंस लिया है मोटर कार मैन्युफैक्चरर, बेटा इसका ITC मिल जाएगा। कार मैन्युफैक्चरर को ITC मिल जाता है, जो सेम लाइन बिजनेस में होते हैं उनको ITC मिल जाता है। इवन जो कार के डीलर होते हैं उनको भी ITC मिल जाता है। जो कार का बायर होता है अगर वो 13 सीट से कम हो इंक्लूडिंग ड्राइवर तो ITC नहीं मिलता। आपने बस परचेज की है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 23 है, क्रेडिट मिल जाएगा। 13 से कम होती तो नहीं मिलता। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस लिया है एम्प्लॉय का अंडर स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन, ITC मिलेगा बेटा। उसके अलावा आउटडोर कैटरिंग इन दिवाली मेला ऑर्गेनाइज फॉर एम्प्लॉय, इसके लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट 3 का क्रेडिट मिलेगा, फोर्थ का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितना है बेटा ये? आई थिंक 1,25,00,000 और 6 लाख, 1,31,00,000 ये है बेटा जिनका आपको ITC मिल जाएगा। ITC ऑफ मोटर कार व्हीकल यूज फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। बेटा अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं तो ITC मिल जाता है, एलिजिबल मोटर व्हीकल है। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम करते हैं और उसके लिए मोटर व्हीकल बाय करते हैं उसका भी ITC मिल जाता है।
टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग, इसके लिए भी आईटीसी मिल जाता है। तो तीनों के लिए आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको जो मैंने अभी पीछे के दो लास्ट क्वेश्चन बताए, उसके लिए आप सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 को रेफर करें। अ सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो जाइए और देखिए एक जगह पर इसके बारे में लिखा होगा, मुझे जल्दी से सेक्शन का नंबर बताइए। सेक्शन 16 के अंदर होगा बेटा, फटाफट थोड़ा चुस्त फुर्ती लेकर आइए अपने अंदर। 16 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी एसेट को खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स को, और उसके ऊपर जीएसटी पे करते हैं, तो आप या तो जीएसटी का आईटीसी ले लें या उसको इनकम टैक्स में जीएसटी को अपनी वैल्यू ऑफ एसेट्स में, वैल्यू ऑफ ब्लॉक में ऐड करके उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लें। कोई भी एक काम कर सकते हैं, या तो जीएसटी का आईटीसी या जीएसटी के कंपोनेंट को एसेट्स की वैल्यू में जोड़कर उस पर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लें अंडर सेक्शन 32। ये बात आपको सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में मिलेगी, आईटीसी के चैप्टर में। आईटीसी के 3 ही सेक्शन है, 16, 17 और 18। A supplier takes deduction of depreciation, कह रहा है डेप्रिसिएशन की डिडक्शन ली ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्या सप्लायर अब आईटीसी ले सकता है? जवाब है नहीं, सप्लायर आईटीसी नहीं ले सकता। तो ये आंसर है, नॉट अवेल आईटीसी ऑन द सेड टैक्स कंपोनेंट। आइए बेटा 9 नंबर, टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है इन राजस्थान, फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। इंटर स्टेट सेल की है इन्होंने 1,25,000 रुपए की टू जे एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन हरियाणा। ओके बेटा, ये इनकी इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सप्लाई है, सॉरी। इंटर स्टेट परचेज है इनकी एक, जो इन्होंने XYZ कंपनी से ली है, ये रजिस्टर्ड है पंजाब में। 40,000 रुपए का इन्होंने सामान खरीदा है, ये भी, इस पर भी आईजीएसटी लगा होगा। फिर एक और इंट्रा स्टेट परचेज है, इस जगह पर ये इंट्रा स्टेट है और ये इन्होंने राजस्थान में ही कहीं से सामान खरीदा है, इसके ऊपर लगा होगा बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी, इनका आईटीसी मिलेगा। एप्लीकेबल टैक्स रेट 18% है, कोई ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का नहीं है, सारे अमाउंट। अब हमको बताना है बेटा 1,25,000 का, सबसे पहले आप 18% निकाल लो, कितना बनेगा इसका? 18%। तो बच्चा बता रहा है कि जी आईजीएसटी आपका बन रहा है 22,500, इतना टैक्स आपको देना है, ये आपका आउटपुट टैक्स है। 40,000 का 18% निकालो बेटा, 7,200। बेटा ये आईटीसी है आईजीएसटी का, इसमें से माइनस कर दो। क्या ये सीजीएसटी का और एसजीएसटी का आईटीसी भी माइनस हो सकता है आईजीएसटी में से? तो जवाब है हाँ बेटा। 65,000 का 9% निकालो बेटा, कितना आएगा? 5850। ये यहाँ पर आ गया और ये 5850 भी यहाँ पर आ गया। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए लिया जा सकता है। ये सब माइनस कर दो, माइनस करके बताओ कितना आएगा। ओनली 3600। ये आपको कैश में पेमेंट करना है, यानी कि चालान के थ्रू। हाँ, अगर आपका कोई टीडीएस टीसीएस होता तो उसके थ्रू भी पेमेंट हो सकता था, क्योंकि टीडीएस टीसीएस और चालान वाली पेमेंट ई कैश लेजर में आती है और ये पेमेंट कहाँ आती है? ई क्रेडिट लेजर में, ठीक है। तो कितना? 3600 बना। 3600 का 3600 जो बना है वो आईजीएसटी बना है, ठीक है। क्या बना है? आईजीएसटी। आगे चलते हैं, इसमें से एक बता रहा है गलत है हमारा, देखते हैं कौन सा गलत हो गया। लास्ट वाला क्यों ये बता रहा है? ये अच्छा, हमने क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया। इसमें इनएलिजिबल इनपुट बताना था और हमने जल्दी में 1,31,31,00,000 लगा दिया। कोई बात नहीं, पता तो है हमको, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है कि हमारे कॉन्सेप्ट में एरर है, हमारी रीडिंग में एरर है। यहाँ पर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल इनपुट बताना था बेटा, हमने 1,31,00,000 लगा दिया जल्दी में, और ये गलती किसी से भी हो सकती है, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है आगे से इस बात का, ठीक है। चलिए, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स में मिस्टेक है। ये कहाँ जाना होगा बेटा हमको? ये तो बैक वापस पूरा, ठीक है। ये था जी हमारा आईटीसी का चैप्टर। आईटीसी के बाद आते हैं चैप्टर नंबर 9 पर, और ये रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है।
रजिस्ट्रेशन का चैप्टर निकाल लिए, सेक्शन 22 से सेक्शन 30 तक यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। सेक्शन नंबर 22 टर्नओवर बेस्ड ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन की बात करता है। 23 किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। 25 वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, और आपका डिस्टिंक्ट पर्सन, यूआईएन रजिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में बात करता है। 26 आप चेक करिएगा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। 27 एनआरटीपी और सीटीपी के बारे में बात करता है। 28 अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। 29 कैंसिलेशन के बारे में बात करता है और 30 रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के बारे में बात करता है। ये 22 से 30 तक सेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। तो सप्लायर ऑफ पान मसाला इन दिल्ली, बेटा इनको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अच्छा वहाँ पे हमने लिखा है कि कौन कौन लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो ज़रा जाके देखिए कौन कौन लोग आधार ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए कॉन्सेप्ट आप देखिए बेटा, एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है। चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? 9। आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट किन किन लोगों को नहीं है। तो मैं नोट्स ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इस बात का बहुत ख्याल रखना है हमको, क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे अभी हमारे से एलिजिबल और इन एलिजिबल में मिस्टेक हुई है बेटा। आधार ऑथेंटिकेशन, ये आधार ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेंट वगैरह है, एग्जिस्टिंग है। आधार ऑथेंटिकेशन नॉन सिटीजन को ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज़रूरत नहीं है, स्टेटूटरी बॉडी, आईसीआई की स्टेटूटरी बॉडी आप जानते हैं, पीएसयू को ज़रूरत नहीं है और यूआईएन वालों को ज़रूरत नहीं है। तो बेटा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज़रूरत नहीं है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली लोकल अथॉरिटी है। अच्छा, एक बात याद करा दूं मैं आपको, ये क्लैरिफिकेशन भी है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मैंने शायद बताया और लिखवाया भी होगा, डीडीए लोकल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन है उस पर वो पूरे पैरामीटर्स को सेटिस्फाई नहीं करता, तो डीडीए इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली लोकल अथॉरिटी है। आईसीआई बेटा एक स्टेटूटरी बॉडी है। तो सप्लायर ऑफ पान मसाला बेचारा बचा। क्वेश्चन देख लीजिए, इज रिक्वायर्ड, किसको रिक्वायरमेंट है? आधार ऑथेंटिकेशन की। इन चारों में से तो इसी को है। चलिए भाई आगे। मिस्टर राम एक ज्वेलर हैं सॉरी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई, वांट्स टू सेल हिज ज्वेलरी in a trade expo held in Delhi. Which of the following statement is false? हमें बताना कहाँ ये झूठ बोल रहा है। He needs to get registration in Delhi as casual taxable person. ये बात तो ट्रू है क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड है और यहाँ एक्सपो में हमारे कोर्स में हमने बार बार गोवा का नाम लिया है, यहाँ पे ये दिल्ली का नाम ले रहा है, तो ये तो सही है। He needs to pay advance tax on estimated tax liability. इसके लिए आप सेक्शन नंबर 27 पढ़िएगा, वहाँ सीटीपी एनआरटीपी के बारे में डिटेल में बताया गया है। एक बार ओपन कर लीजिए। और जितने बच्चे ये क्लास देख रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक वन गो में देखें और सारे क्वेश्चन एक के बाद एक सुनते चले जाएं। हर जगह पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कौन सा सेक्शन देखना है, तो प्लीज़ बैठ के वो पढ़ें, देखें आप कृपया करके। ही नीड्स टू मैंडेटरी हैव ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, नहीं ये बात नहीं है। He needs to file GSTR1, IFF, GSTR3B for Delhi GSTIN for the month or quarter as the case may be when he gets registered in Delhi. ये बात सही है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी ये रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं। हाँ, अगर इसकी जगह एनआरटीपी होता तो फिर ये बात गलत होती क्योंकि उसको GSTR5 फाइल करना होता है। तो दिल्ली में अगर आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और आप यहाँ पे थोड़े समय के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, किसी एक्सपो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप सीटीपी के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर जीएसटी फॉर ए नॉर्मल टैक्स पेयर? बेटा ये वैलिड रहेगा जब तक ये कैंसिल ना हो जाए। इसके लिए 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर की कोई वैलिडिटी नहीं है, हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा 30 डेज के लिए 60 या 5 दिन पहले कब इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है? तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने से कम कितने दिन पहले?
5 दिन पहले। और लोगों को बेटा 30 डेज की परमिशन मिलती है कि वो बाद में भी कर सकते हैं। इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा ये नहीं पूछा है। कभी आप 180 पे लगा दें बेटा, 180 वैलिडिटी पीरियड हो सकता है, वो भी 90 + 90 करके 90 वैलिडिटी पीरियड होता है। बाद में उसको कमिश्नर ऑफ जीएसटी इंक्रीज कर सकता है फर्दर 90 डेज से, अगर आप एप्लीकेंट जो है रिक्वेस्ट करें बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी। यहाँ पे पूछा है कि कब पहले करना है, तो 5 दिन पहले करना है, ठीक है। Within how many days a person should apply for registration under GST? अच्छा, जिस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं वादा नहीं करता हूँ, वादा करूँगा तो फिर से जान लगा के पूरा करना पड़े, पूरा करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह की क्लास में अपने 2 बाकी के सब्जेक्ट्स जो ग्रुप 2 में पढ़ाता हूँ, कॉस्टिंग और एफएम और एसएम, उनकी भी क्लास रिकॉर्ड करके जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँ। कोशिश करता हूँ बेटा मैं कि अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड कर लूँ। Within how many days a person should apply for registration under GST? कितने दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है जीएसटी में? अपार्ट फ्रॉम प्रोविजन ऑफ वॉलेंटरी में तो कभी भी कर सकते हैं आप, बाकी में कितने दिन में करना है? 30 डेज जब से आप लाइबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे वो टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो 22 में या 24 में। ये 30 डेज का जो पीरियड है सेक्शन नंबर 25 में दिया गया है। आगे चलिए, ध्रुव तारा एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं ये बेटा, इको हैं, इज लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट and is registered under GST. However, it is going to close its operation from the next month. Next month से ही अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हैं। नंबर 1, no option is available for Dhruv Tara to suo motu apply for cancellation of registration under GST. Only proper officer can initiate cancellation of registration. ध्रुव तारा अपने आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? करा सकता है, suo motu करा सकता है अपनी तरफ से। सू मोटो का मतलब अपनी तरफ से होता है। सू मोटो का मतलब ये नहीं कि हमेशा सू मोटो का मतलब बाय प्रॉपर ऑफिसर लगाएं। सू मोटो कोई भी जो वॉलेंटरी अगर आप कैंसिलेशन करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो उसे सू मोटो ही कहेंगे। ध्रुव तारा कैन अप्लाई इन राइटिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ इट इज नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। अगर अभी लॉ में चेंज आ जाए और कह दिया जाए कि ई कॉमर्स ऑपरेटर में इस फला फला कैटेगरी को सेक्शन 52 एप्लीकेबल नहीं होगा और ध्रुव तारा उसमें आ जाए, तो बेटा उसे सेक्शन 52 को मेंटेन करने की फिर क्या जरूरत है? वो रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल करा सकता है। टीसीएस वाला रजिस्ट्रेशन, क्या सर टीसीएस के लिए रजिस्ट्रेशन अलग से कराया जाता है? बिल्कुल, टीसीएस के लिए रजिस्ट्रेशन सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। जैसे सीटीपी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी सीटीपी का रजिस्ट्रेशन सेपरेट होता है, वैसे ही बेटा टीसीएस का रजिस्ट्रेशन भी सेपरेट होता है। Registration of Dhruv Tara can be cancelled if proper officer is satisfied that Dhruv Tara is not longer liable to collect tax at source under 52 pursuant to the inquiry under GST law. Choose the most appropriate answer. बताइए इस फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है? फर्स्ट वाला क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है? ओनली प्रॉपर ऑफिसर कैन इनिशिएट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, नहीं, इसमें आधी बात तो ठीक है आधी बात गलत है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो नहीं है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं, बताइए। तो इसमें कौन सा? और थर्ड में क्या कह रहा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ध्रुव तारा कैन बी कैंसिल्ड इफ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट ध्रुव तारा इज नाउ लॉन्गर लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 52 परसुएंट टू द इंक्वायरी अंडर जीएसटी लॉ। तो अभी हमने इसमें जो चूज किया है वो सेकंड और थर्ड दोनों आंसर चूज किए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से और रिटर्न के चैप्टर से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और ई वे बिल वगैरह से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं। राम एन इंडिविजुअल बेस है गुजरात में, इज इन एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग 10 लाख एज सैलरी, 10 लाख की सैलरी है इनकी। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट कंसल्टेंसी सर्विस टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। राम एक इंडिविजुअल है, गुजरात में बेस्ड है, एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग 10 लाख एज सैलरी। बेटा सैलरी मिल रही है, याद रखना, बिजनेसमैन नहीं है और सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग, ये इसके साथ प्रोवाइड कर रहा है इंट्रा स्टेट कंसल्टेंसी सर्विस टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक्सपेंशन कैसे होगा इसकी कंसल्टेंसी ये देता है।
इसकी टर्नओवर 12 लाख है। क्वेश्चन ये है कि क्या 12 में 10 लाख की सैलरी भी ऐड होगी, बस ये है। देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंटर स्टेट सप्लाई, चारों का कॉम्बिनेशन आता है और उसमें इनवर्ट सप्लाई नहीं आता और टैक्स के अमाउंट नहीं आते। मगर आप सैलरी जो कमा रहे हैं वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होगी। तो बेटा कौन सी स्टेट है? और गुजरात। गुजरात में जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए लिमिट है बेटा वो 20 लाख की है। तो जरा बताइए क्या इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है? 12 और 10 मिला के 22 हो गई ना? हाँ कर रहे हैं बेटा कुछ बच्चे। नहीं, इसकी टर्नओवर मात्र 12 लाख है, 10 लाख ऐड नहीं होगा, ये 10 लाख ऐड नहीं होगा। तो यस वाला तो आंसर है ही नहीं। नो वाला इसलिए नहीं है क्योंकि 40 लाख वाली लिमिट नहीं लगती। सर्विस के लिए कितनी लिमिट लगती है? 20 लाख। नो एज सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई एंड देयरफॉर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख। यही वाला इसका आंसर होगा, है ना? क्योंकि हमें डिटरमाइन करना है वेदर राम इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। नहीं, इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो 10 लाख की सैलरी है वो ऐसे एम्प्लॉयज को मिली है और एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज देता है बेटा, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि उसको सप्लाई नहीं माना जाता, ना गुड्स की ना सर्विस की। पी लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो पी लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये याद रखना। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम वेयर इट ऑर्डिनरी कैरीज ऑन इट्स बिजनेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ठीक है। इट ऑल्सो हैज ए वेयर हाउस इन स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर स्टोरिंग सेड गुड्स। तेलंगाना में उसका वेयर हाउस है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड अंडर जीएसटी लॉ? तो बेटा प्लेस ऑफ बिजनेस पूछा है इसमें पी लिमिटेड का। देखिए इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है और इनका वेयर हाउस कहाँ है। तो अच्छा पहले एक बात बताइए, प्लेस ऑफ बिजनेस पूछा है इन्होंने, तो इनका अगर प्लेस ऑफ बिजनेस देखा जाए तो महाराष्ट्र भी है और तेलंगाना भी है, दोनों जगह है क्योंकि दोनों जगह से बिजनेस कर रहे हैं वो। एक जगह उनका बेटा ऑफिस है, एक जगह वेयर हाउस है। तो उनको अगर उनकी टर्नओवर लिमिट से क्रॉस करती है दोनों जगह की मिला के, तो दोनों जगह रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ेगा, तो दोनों उनके प्लेस ऑफ बिजनेस है। यहाँ बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई मत देखने बैठ जाना कि आप चैप्टर सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट देखने लगे। नहीं, ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस पूछा है। इस पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पूछा है, प्लेस ऑफ बिजनेस पूछा है। तो इनका प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र भी है और तेलंगाना भी है। तो कौन सा आंसर बनेगा बेटा? बोथ ए एंड बी। चलो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी विल बी वैलिड फॉर, बताइए कितने दिन वैलिड रहेगा? 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, और इन दोनों में से जो अर्लियर होगा ए और बी में से, है ना? 90 डेज पहले एक्सपायर होंगे तो वो, और वैलिडिटी पीरियड पहले एक्सपायर होगा तो वो। हाँ, फर्दर इसको 90 डेज से और बढ़ाया जा सकता है। XYZ has 3 branches in जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, तीनों पंजाब में है बेटा। ठीक है। In the state of Punjab, Amritsar, Ludhiana, branches are engaged in the supply of garments and Jalandhar branch engaged in supply of shoes. एक बच्चा कहता है कि जी हमें नहीं पता कि ये तीनों पंजाब में आते हैं, मैं इसको एक में से एक को हरियाणा में मान लेता हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरी ज्योग्राफी अच्छी नहीं है? बेटा फाउंडेशन का एग्जाम 10+2 के बाद होता है। अगर नर्सरी क्लास के बाद होता तो आपका ऑब्जेक्शन ठीक था कि प्ले स्कूल वाले बच्चे सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के वाहियात ऑब्जेक्शन ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज (R) लीगली अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू ज़ाइलो एंड कंपनी? तो बताना है कौन सा ऑप्शन लीगली अवेलेबल है उनके पास। 3 ब्रांच है उनके पास और तीनों जगह से क्या सप्लाई कर रहे हैं? 2 से आई थिंक 2 से कर रहे हैं गारमेंट्स और 1 से शूज। अगर देखा जाए तो तीनों से वियरिंग अपैरल कर रहे हैं। शूज भी बेटा कोई शोकेस में नहीं, पैरों में ही पहने जाते हैं, वियरिंग अपैरल होता है शूज भी। ठीक है, पहनने की चीज होती है बेटा, सूंघने की नहीं। ठीक है ना? नंबर 1, ज़ाइलो एंड कंपनी कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन
For Punjab, state declaring any one of the branch as principal place of business and other two branches as additional place of business. कर सकता है ऐसा, no problem. Xylo can obtain separate registration for each of three branch. बेटा ऐसा तो नहीं कर सकता. हाँ, दो के लिए कर सकता है अलग, और शूज वाले के लिए Xylo can obtain one GST registration for shoes business and other GST registration which is common for government. तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन चूज किए जा सकते हैं. ठीक है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा. तीनों के लिए अलग अलग ले सकता है जी. क्यों ले सकता है बेटा तीनों के लिए अलग अलग? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में लिया जा सकता है ना? यही पढ़ा है बेटा आपने. ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है एक पॉइंट को लेकर. सुनो, मैं अपनी कंफ्यूजन बता रहा हूं. वो क्या है? मेरे हिसाब से शूज जो है वो वियरिंग अपैरेल में आता है, और जब सेम बिजनेस वर्टिकल होता है तो वहां पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते एक स्टेट में. इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा. ये आपको लॉ में मिल जाएगा सेक्शन नंबर 25 के अंदर. सेक्शन नंबर 25 का सबसेक्शन 2 है. वहाँ पे आपको मिलेगा सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर सेम स्टेट. कोई भी बिजनेस एंटिटी जिसके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, उसके पास ऑप्शन है या तो वो सिंगल रजिस्ट्रेशन करा ले या सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा ले. एक्चुअली में जब ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आया था तो यहाँ पे लिखा हुआ था एक पहले, वो मेरे दिमाग में चल रहा था, डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स. ये वर्ड यूज किया गया था, बिजनेस वर्टिकल्स. यानी कि अगर अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं आप, तभी अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. मैंने इसको मॉड्यूल में चेक किया अपने आप को रिकन्फर्म करने के लिए. यहाँ साफ लिखा हुआ है हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस. अब ऐसा कोई वर्ड इसमें यूज नहीं किया गया है जहाँ पे हम ये कहें कि डिफरेंट तरह के बिजनेस होंगे तो आप डिफरेंट या सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. यहाँ कहा गया है अगर आपका मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है एक स्टेट में तो ये नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, मगर आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन. तो अब आप जो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन थी, जो मैं आपके सामने रख रहा था कि शूज जो है वियरिंग अपैरेल है, अब हम ये कह देंगे कि लुधियाना, अमृतसर और जालंधर ऑल दो तीनों पंजाब में आते हैं, मगर तीनों का मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. बिल्कुल जी. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आइदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो बिजनेस वर्टिकल के हिसाब से नहीं है. डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपके एक स्टेट में है तो आप अलग अलग सेपरेट मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड? तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका मुझे कोई सेक्शन देख के बताओ, या आपको मैंने लोगों को लिखवाया होगा चार्ज ऑफ जीएसटी में. वैसे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में डेफिनेशन में भी मिल जाएगा. उसका सेक्शन देखना, सेक्शन 2 सबसेक्शन क्या है, 6 है. चेक करना एग्रीगेट टर्नओवर का, चार्ज ऑफ जीएसटी में मिल जाएगा आपको. उसमें आती हैं बेटा 4 तरह की सप्लाई: टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई. 2 चीज़ें एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आती, एक नंबर 1 इनवर्ट सप्लाई और नंबर 2 सीजीएसटी का आइटम. और एक एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐसी है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, जो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आती. ऑल्दो ये कहा गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई आती है, मगर एक एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐसी है जो नहीं आती. वो कौन सी एग्जेम्प्ट सप्लाई है? जिसमें बेटा आप लोन और एडवांस एक्सटेंड करें और कंसिडरेशन में इंटरेस्ट या डिस्काउंट रिसीव करें. जैसे कि बैंक किसी को लोन देकर इंटरेस्ट लेता है या एफडी पर इंटरेस्ट देता है या बिल्स को एडवांस में पैसा देने पर डिस्काउंट रिसीव करता है, तो उस केस में वो चीज़ एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी, ऑल्दो एग्जेम्प्ट सप्लाई है. इसको छोड़कर जितनी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई आपने कहीं पर भी पढ़ी है वो सब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होंगी. आइए, हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन. आपने सेक्शन का नंबर देखा क्या था? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई excluding the value of inward supply on which tax is payable by the person on reverse charge basis and intrastate supply, exempt supply. नहीं बेटा, ये गलत कह रहा है बेटा.
aggregate value of all taxable supply excluding the value of inward supply on which tax is payable under reverse charge, exempt supply, export of goods and interstate supply of a person computed for each state separately. नहीं separately नहीं देखा जाता बेटा, combine देखा जाता है. तो मैं लास्ट वाला पढ़ रहा हूँ. aggregate value of all taxable supply excluding value of inward supply on which tax is payable under reverse charge, exempt supply भी आता है. तो जी टैक्सेबल सप्लाई भी आता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आता है, इंटरस्टेट सप्लाई भी आता है. हैविंग सेम पेन कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, पूरे इसमें टैक्स नहीं आता और ना ही आता है बेटा इनवर्ड सप्लाई. तो यही इसका आंसर बनेगा. क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ये इसका आंसर है बेटा. 2 सबसेक्शन 6 ही है ना? ठीक है, आपको ओपन करवा के दिखाने की ज़रूरत थी मुझे ताकि आप अच्छे से कंफर्म कर लें. टिक कहाँ नहीं लगाया हमने? नहीं लगाया होगा तो वो एरर आ जाएगी. within how many days an application for revocation of cancellation of registration can be made provided no extension to said time limit has been granted. कहते हैं कितने दिन में एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की जा सकती है. इसके लिए बेटा आप सेक्शन नंबर 30 देखिए कि रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन कितने दिन में दी जा सकती है. बता सकते हैं रेवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन कितने दिन में दी जा सकती है? 30 दिन में. 30 दिन में ऑन द ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन. तो कितना दिन लिख दूं बेटा? 30 दिन फ्रॉम द सर्विस ऑफ. अच्छा, इसमें ना हो सकता है एग्जाम में 30 दिन 2 बार आए, 2 ऑप्शन में 30 दिन आए. एक में लिखा हो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर और एक में लिखा हो फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर. तो मान लीजिए कैंसिलेशन ऑर्डर हुआ है पास 1 अक्टूबर को और नोटिस आया है आपके पास 3 अक्टूबर को. तो सर्विस सर्व किस दिन हुआ है? नोटिस आपके पास कब नोटिस आया? 3 अक्टूबर को. सर्विस ऑफ नोटिस, यहाँ डेट ऑफ सर्विस लिखा है बेटा, इस बात का ध्यान रखना. डेट ऑफ सर्विस, हमने भी यहाँ डेट ऑफ सर्विस ही लिखा होगा कि कब एप्लीकेशन दी जा सकती है. ठीक है, हाँ देख लिया मैंने. और रेवोकेशन की एप्लीकेशन को बाद में फर्दर क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड. तो यहाँ लिखा हुआ है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ. ये नहीं बेटा, अरे रुक तो जाओ. बेटा क्वेश्चन क्या है, क्यों मैं इतनी देर रुका हूं इस क्वेश्चन पर? क्वेश्चन में साफ लिखा है, मैं बेटा फिर पढ़ा रहा हूं. मुझे जो 4th ऑप्शन है इसमें जो लिखा है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, ये मेरे हिसाब से 90 होना चाहिए, यहाँ पर 30 नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल भी देखेंगे तो उसमें लिखा है प्रोसीजर फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन. कैंसिलेशन का प्रोसीजर क्या है? तो यहाँ लिखा है वेयर, ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन. अगर पर्सन का किसी भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए सो मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो सच रजिस्टर्ड पर्सन, वो रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई कर सकता है रेवोकेशन के लिए कि भाई मेरा कैंसिलेशन आप रोक दो विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर. जिस दिन आपके पास ऑर्डर आया वहां से 90 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा कैंसिल क्या कर दो? रिवोक कर दो. ठीक है, फिर आगे लिखा है कि ये जो पीरियड है 90 डेज का, इसको कमिश्नर चाहे तो इंक्रीज कर सकता है 180 दिन तक. ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन से, ही में रिवोक, तो वो आपका कैंसिलेशन रोक सकता है. कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर. मतलब पहले आप अप्लाई करेंगे, सर हमारा रेवोकेशन कर दो कैंसिलेशन, तो एप्लीकेंट के पास 90 डेज का समय है और जब एप्लीकेशन पहुंच जाएगी ऑफिसर के पास तो वो 30 दिन में या तो आपका रेवोकेशन करेगा या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा. ठीक है, 30 दिन में. अगर वो रिजेक्ट करेगा तो वो आपको शोकॉज नोटिस भेजेगा और शोकॉज नोटिस भेजने के लिए के बाद आपको 7 दिन का समय देगा. 7 दिन में आप या तो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री करेंगे
या नॉट सेटिस्फैक्ट्री करेंगे। उसके बाद फर्दर 30 दिन का और समय है आपको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। यानी कि ऑफिसर की जो टाइमिंग है वो 30 डेज की है, आपके एप्लीकेशन डालने की टाइमिंग 90 डेज की है। अब क्वेश्चन में ये देखिए आप कि ऑफिसर के बारे में बात हो रही है, एप्लीकेंट के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन में आप ये देखिए, विद इन हाउ मेनी डेज एन एप्लीकेशन, कितने दिन में एक एप्लीकेशन रेवोकेशन के लिए की जा सकती है, कैन बी मेड, की जा सकती है। तो यहां बताइए एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन किसकी बारे में बात हो रही है? रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, प्रॉपर ऑफिसर के लिए। तो क्लियर कट बात है कि रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। और रजिस्टर्ड पर्सन की मैंने अभी आपको मॉड्यूल में दिखाया, समय जो है वो 90 डेज है। हमारे नोट्स में भी 90 डेज है, आप देख लो यहाँ लिखवाया हुआ कि 90 डेज में हम, जब से हमारे पास कैंसिलेशन ऑर्डर आया है वहां से 90 डेज के अंदर अंदर हम अप्लाई करेंगे रेवोकेशन के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमने खुद भी लिखवाई है आपको बात। तो यहां पर मुझे आंसर में टिक मार्क लगा रहा हूं, ठीक है, बट ये मेरे हिसाब से एग्जाम में 90 डेज आएगा। ठीक है, हाँ, डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर में से आप डेट ऑफ सर्विस को लेंगे तो ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है। ये 30 हो सकता है कि आंसर इसमें 30 के हिसाब से दे रखा हो, बट मुझे लगता है 30 नहीं है इसका आंसर, मॉड्यूल के लॉ के हिसाब से भी 90 डेज है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। द पर्सन मेकिंग एन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम मध्य प्रदेश इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST provided such goods are not notified handicraft goods or not predominantly handmade notified goods। कैसी सप्लाई कर रहे हैं दोस्तों आप? इंटरस्टेट सप्लाई। किसकी? कहां से? और आप जो गुड्स बना रहे हैं वो हैंडीक्राफ्ट के नहीं। अगर हैंडीक्राफ्ट के होना तो इंटरस्टेट सप्लाई में भी 20 लाख तक की आपको लिमिट है कि आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स 20 लाख तक की इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। 20 लाख क्रॉस करेगा तब आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना होगा। तो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं इसमें, पूछा क्या है बेटा? फ्रॉम मध्य प्रदेश इज कंपलसरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। नहीं, इफ हिज एग्रीगेट 10 लाख की तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर इसकी एग्रीगेट टर्नओवर कितने से, बेटा जब ये इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो हम ये कहेंगे रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर ही इज मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर ये हैंडीक्राफ्ट के गुड्स बेच रहा होता, जो कि इसमें कहा है कि नहीं है, अगर ये स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट के गुड्स बेचता तो फिर आप कह सकते थे जब तक इसकी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं करेगी ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। अभी ये रजिस्ट्रेशन इसको कराना क्या है बेटा? मैंडेटरी है। इसमें से एक 11 हम छोड़ के चले गए, बच्चे ने कहा टिक मार्क नहीं लगाया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, मगर हमने आंसर का जवाब दे दिया था उसका बेटा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू NRTP इज वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पीरियड स्पेसिफाइड विच एवर इज अर्लियर। कितने दिन के लिए वैलिड होता है? विच टाइम भी देख लें, क्या टाइम हो गया अभी, कोई बात नहीं, उससे बहुत पहले जवाब दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST एक्ट शैल बी डीम टू बी ए रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कह रहे रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन अगर SGST और UTGST का हो रहा है तो क्या वो माना जाएगा रेवोकेशन ऑफ CGST का भी? बोलो बेटा। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST UTGST shall be deemed to be the cancellation of registration under GST, है ना? revocation of cancellation of registration under SGST UTGST act shall not be deemed to be a revocation of cancellation of। तो बेटा तीसरी स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है, इसमें हमें तो बतानी कौन सी ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST UTGST shall not be deemed to be the cancellation। तो बेटा फर्स्ट सेकंड इसकी ठीक होगी, बोलो बेटा। मिस्टर एक्स एक CTP है, नॉट इन्वॉल्विंग इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और प्रीडोमिनेटली हैंडमेड नोटिफाइड प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मिस्टर एक्स अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर GST इन एनी अंडर सर्कमस्टांसेस। बेटा ये फॉल्स है, रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा।
X is required to get registered under GST if aggregate turnover exceed 20 lakh. बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की और प्रीडोमिनेंटली हैंडमेड नोटिफाइड गुड्स की। तो इनको अगर इनकी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करेगी, मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अगर इनकी टर्नओवर कितने को क्रॉस करेगी। अच्छा 20 लाख वाली स्टेटमेंट ठीक लग रही है आपको 40 वाली? मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एक वाहियात क्वेश्चन बीच में पूछ रहा हूँ बेटा। बेटा 20-40 यहाँ पे देखा ही नहीं जाएगा क्योंकि कहीं नहीं लिखा ये इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आप वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मिस्टर एक्स अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। मिस्टर एक्स हैज टू कंपल्सरी गेट रजिस्टर्ड एट जीएसटी रेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है एज ए सीटीपी, बोलो। अच्छा एक काम करिए, यहां आइए बेटा, कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करना कभी भी। यहां देखिए आप, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में इसकी लिमिट है 20 लाख की। अगर आप कौन सी सप्लाई कर रहे हैं, इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। तो कहीं लिखा है कि ये इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो अगर ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है, तो इनके लिए अगर अपनी राज्य की बात करें तो 40 लाख की लिमिट, और दूसरे की बात करें तो कितने की लिमिट है, 20 लाख की। अभी कंफ्यूजन है क्वेश्चन इसमें, इसलिए मैं इस वाले 20 लाख पे लगा रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में 20 लाख की हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए दिया गया है, ठीक है। बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है बेटा? 17। अच्छा वहां पे कह देता इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनने की जरूरत ही नहीं है जब इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनते ही कब है, जब आप क्या करते हैं, और उसमें आपको 20 लाख की लिमिट दी गई है, इसलिए हमने 20 लाख पर टिक मार्क लगाया है। मिस्टर जेड हिमाचल प्रदेश के स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस एंड मेक फॉलोइंग सप्लाईज इन द फर्स्ट मंथ। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई की है इन्होंने 17 लाख रुपए की, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विस की है 1 लाख रुपए की। अच्छा हिमाचल प्रदेश में लिमिट कितनी देखी जाएगी बेटा, 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख? नहीं बेटा, हिमाचल प्रदेश में लिमिट जो है 40 लाख है, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितनी की है, 1 लाख। तो 17 और 1 18 और 1 19 है ना। वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ aforesaid goods are not handicraft goods और predominantly handmade products। तो बेटा क्योंकि देखो ये कैसी सप्लाई कर रहे हैं, तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा, चाहे इनकी एग्रीगेट टर्नओवर आप देखिए 20 लाख से कम है, फिर भी इनको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? तो जरा देखना, मिस्टर जेड इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इनकी टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर गई, नहीं। मिस्टर जेड इज नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज ही मेक एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये भी जवाब नहीं है। मिस्टर जेड इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज ही मेक्स द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। आगे आइए बेटा, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन इसमें से हमारा कहीं गलत हुआ है, वो चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलत हुआ है। ये बेटा, तो इसमें आंसर नंबर 4 था बेटा इसका। कौन सा बेटा? 20 लाख वाला नहीं था। मिस्टर एक्स हैज टू कंपल्सरी गेट रजिस्टर्ड जीएसटी रेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, मगर यहाँ लिखा हुआ है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज नॉट, ओ ठीक है, वो इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है बेटा, हमने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया, वो नॉट पे ध्यान नहीं दिया, सही बात है। हमारा आंसर गलत है बेटा, इसमें 4 नंबर होगा, ठीक है, सही है। मैंने इसको इंटर स्टेट सप्लाई की तरह लिया, और एक क्वेश्चन का हमने आंसर दिया नहीं था। वो कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटा? 11 का आंसर दिया था, टिक मार्क नहीं लगाया था, वो यही वाला आंसर था, ठीक। चलिए वापस चलते हैं बेटा। कौन सा चैप्टर था ये रजिस्ट्रेशन का? चैप्टर नंबर 10। अभी हमारे पास हैं 20 मिनट के आसपास हैं, कोशिश करेंगे इसको पूरा कर दें। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर किसका है बेटा? इनवाइस का।
where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply of takes place, the invoice shall be issued. बेटा हमारे नोट्स में इसका जो नोट्स आपको मिलेंगे वो इनवाइस के चैप्टर में नहीं मिलेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने लिखवाए हुए हैं। ऑल द मॉड्यूल में आपको इनवाइस के चैप्टर में मिलेंगे और सेक्शन नंबर 31 इसके लिए आपको देखना होगा। तो क्या है बेटा, लिखा हुआ है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल और अर्लियर ऑफ ए और बी। चेक करना बेटा, ये आंसर होगा इसका। चलिए, सुभाष a company registered person supplies taxable goods to unregistered person, it need not issue tax invoice। आप चेक करिएगा, 200 रुपए से ज़्यादा का सामान अगर एक दिन में आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं और वो आपसे इनवाइस की डिमांड नहीं करता तो आपको इनवाइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप कंसोलिडेटेड इनवाइस उसके लिए इशू कर सकते हैं पूरे दिन में, ऐसी जितनी सप्लाई आपने की है जिनका अमाउंट 200 रुपये उससे कम है। If the value of supply dash and recipient does not required, इसका आंसर 200 रुपये है। और इसका सेक्शन बताएगा कोई क्या था 200 रुपये वाले का, सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज क्या था, बी। तो 31(3) क्लॉज बी था, क्लॉज ए रिवाइज टैक्स इनवाइस का है, ठीक है। इनवाइस शैल बी प्रिपेयर डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बेटा ट्रिप्लिकेट में गुड्स के केस में और डुप्लीकेट में सर्विस के केस में। वैसे ई इनवाइस में डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अदर देन अ डिस्टिंक्ट पर्सन, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ नॉन बैंकिंग टू अदर देन ए डिस्टिंक्ट पर्सन, invoice shall be issued within a period of or from the date of supply of service। कह रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू अदर देन डिस्टिंक्ट पर्सन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर बेटा डिस्टिंक्ट पर्सन को करता है तो उसके लिए लॉ अलग है, और अदर देन डिस्टिंक्ट पर्सन को करता है तो आई थिंक 45 डेज का समय है, ठीक है। इसमें 3-4 लोग आते हैं, बैंक आते हैं, NBFC आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आती है और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आती है ना। डिस्टिंक्ट पर्सन में अलग लॉ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। बेटा याद देखना, इनकरेक्ट सबसे ज्यादा गलती हमसे भी जो अब तक 2-3 क्वेश्चंस में गलती हुई है वो ट्रू फॉल्स और करेक्ट इनकरेक्ट में ज्यादा हुई है। If the supplier has erroneously declared a value which is more than the actual value of goods or service, मतलब अगर एक्चुअल वैल्यू है सपोज 1 लाख और आपने वैल्यू बता दी 1,50,000, तो बेटा वो वैल्यू कम करेगा, और वैल्यू कम करने के लिए क्या इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ही कैन इशू क्रेडिट नोट। इफ द सप्लायर डिक्लेयर्ड सम स्पेशल डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड आफ्टर सप्लाई इज ओवर, ही कैन नॉट इशू क्रेडिट नोट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आप नहीं दे सकते क्रेडिट नोट इशू कर कर। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट तभी दिए जा सकते हैं जब उनके लिए कोई प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हो। तो ये सही है स्टेटमेंट। इफ क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट इज मोर देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवाइस, टैक्स इनवाइस में क्वांटिटी है 1 लाख यूनिट, आपने रिसीव कर ली 1,10,000, सप्लायर कैन इशू डेबिट नोट फॉर द सेम। बिल्कुल, सप्लायर डेबिट नोट इशू करेगा, क्योंकि आपको मिला 1,10,000 और हमने इनवाइस में दिखाया 1 लाख, तो हमने आपको सप्लाई 10,000 ज़्यादा किया है, तो सप्लाई ज़्यादा किया है तो टैक्स भी ज़्यादा बनेगा, और टैक्स को ज़्यादा करने के लिए डेबिट नोट इशू किया जाता है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न। नहीं, डेबिट नोट डिक्लेयर करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमारा जो एक कह रहे हैं कौन सा इनकरेक्ट है, चेक करो, कोई टाइम लिमिट नहीं है क्या? डेबिट नोट डिक्लेयर करने की कोई टाइम लिमिट है या क्रेडिट नोट डिक्लेयर करने की टाइम लिमिट नहीं है? चेक करो, डेबिट नोट डिक्लेयर करने की टाइम लिमिट है, क्रेडिट नोट की है, डेबिट नोट की नहीं है। देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर, क्योंकि उसमें तो टैक्स बढ़ेगा। तो इसमें से कौन सा गलत हो रहा है बेटा हमसे? सेकंड वाला सही बात है।
If the supplier declared some special discount which is offered after the supply is over, he cannot issue credit note अंडर जीएसटी लॉ फॉर द डिस्काउंट ऑफर. सुनिएगा बेटा, इसलिए गलत है सेकंड वाला. क्रेडिट नोट तो आप इशू कर सकते हैं, इशू करिए भाई. आप मेरे रेसिपेंट हैं और मैं आपको दिवाली पर एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ. मेरी दुकान से आपको सामान गया है 10 लाख का, आपने परचेसिंग की है. मैं आया, मैंने अपने एम्प्लॉय से कहा कि उन्होंने कितने रुपए का सामान खरीदा. उसने कहा, आपने कहा 10 लाख का. हमारे एम्प्लॉय ने, तो हमने कहा कितने रुपए में आपने उनको बेचा. कहते 9,50,000 में. हमने कहा भाई इतना सामान खरीदा है तो आप उनको 20,000 का डिस्काउंट और दे दो. तो ये हमने सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया है, तो हम इसके लिए क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं. मगर इतना याद रखना, इस डिस्काउंट को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस नहीं कर सकते. तो क्रेडिट नोट तो इशू होगा मगर डिस्काउंट नहीं मिलेगा. तो ये वाली स्टेटमेंट जो है बेटा, वो ही कैन नॉट इशू क्रेडिट नोट, तो सेकेंड ही होना चाहिए इसका आंसर. हाँ, एक मिनट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अंडर जीएसटी लॉ. दोबारा पढ़ता हूँ बेटा, मेरे से पढ़ने में गलती हो रही है. इनकरेक्ट, क्योंकि मुझे करेक्ट इनकरेक्ट वाले पर्सनली ट्रू फॉल्स मुझे सबसे कठिन लगते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, इसलिए सुनिएगा दोबारा. इफ द वैल्यू ऑफ इफ द सप्लायर हैज, हमें बताना गलत कौन से हैं. इफ सप्लायर हैज एरोनियसली डिक्लेयर्ड अ वैल्यू विच इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स. तो आपने जो वैल्यू डिक्लेयर की है, डिक्लेयर्ड अ वैल्यू, आपने वैल्यू डिक्लेयर की है विच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स. अब एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स सपोज करो 1 लाख रुपए की है और आपने जो डिक्लेयर की है वो वैल्यू 1,20,000 की है. तो आपने वैल्यू ज़्यादा डिक्लेयर कर दी है ना, तो आपको वैल्यू कम करनी पड़ेगी. तो क्या आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं? ठीक है. If the supplier declared some special discount which is offered after the supply is over, तो एक काम करते हैं, क्रेडिट नोट पे जाते हैं हम. चैप्टर कौन सा है बेटा ये? एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुक जाओ बेटा. क्रेडिट नोट का आप देखिए बेटा, एक मिनट. सेक्शन 34 होगा. बेटा हमारे बोलने में एक और स्टेटमेंट हमारी गलत है. वो स्टेटमेंट ये गलत है, साफ लिखा हुआ है लॉ में, इन ऑर्डर टू रेगुलराइज दीज काइंड ऑफ सिचुएशन सप्लायर इज अलाउड टू इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज क्रेडिट नोट. जब भी आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करनी हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई कम करना हो, तो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है. सप्लायर इशू करता है और क्रेडिट नोट रेसिपेंट के नाम पर इशू किया जाता है. एक बार अगर क्रेडिट नोट इशू हो गया तो इसका मतलब है टैक्स लायबिलिटी सप्लायर की क्या हो जाएगी? कम. हम ये बोल रहे थे कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पर हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट नहीं मिलेगा. तो हमारी स्टेटमेंट गलत है, वो ये वाली स्टेटमेंट. ठीक है, मतलब इफ द सप्लायर डिक्लेयर्ड सम स्पेशल डिस्काउंट विच इज ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ओवर, तो ये मैंने अभी आपसे ये बोला कि आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा. नहीं, क्रेडिट नोट ही इशू नहीं कर सकते. ये लिखा है ना, ही कैन नॉट इशू क्रेडिट नोट, तो ये सही लिखा हुआ है. क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, मैंने गलत बोला था बेटा. इफ द क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट इज मोर देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस. ठीक है ना. इफ द क्वांटिटी रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट इज मोर देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस, तो क्या मतलब हुआ बेटा? रिसीव बाय रेसिपेंट, रिसीव हुआ सपोज रेसिपेंट को 1 लाख यूनिट, कह रहे ये ज्यादा है, ग्रेटर है व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन टैक्स इनवाइस. टैक्स इनवाइस में सपोज करो कितने यूनिट है? 90,000 यूनिट. तो ज्यादा यूनिट, तो सप्लायर को क्या इशू करना पड़ेगा? 10,000 और यूनिट के लिए डेबिट नोट. और लिखा है देयर इज नो टाइम लिमिट. बेटा कुछ ना कुछ गलती हो रही है इसमें, मुझे लग रहा है हमसे पढ़ने में. अच्छा, ओके. देयर इज नो टाइम लिमिट, ठीक है. देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न. कह रहे हैं कोई टाइम लिमिट नहीं है डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न.
बेटा अक्टूबर का एक डेबिट नोट था, जैसे यही वाला, यहाँ पे आप डेबिट नोट इशू करोगे और आपको गलती पता चल गई, बताइए अक्टूबर के डेबिट नोट की डिटेल कब देनी है रिटर्न में? बेटा सुनो क्वेश्चन क्या है, यही वाला आंसर है इसका, नंबर 4। सुनिए, क्वेश्चन को पढ़ने में हमसे ये गलती हो रही थी, हम इतना पार्ट पढ़ रहे थे देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर, और सीधा पढ़ रहे थे डेबिट नोट। डेबिट नोट डिक्लेयर करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये बात ठीक है। क्रेडिट नोट डिक्लेयर करने की टाइम लिमिट है अगले वर्ष की 30 नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो हमें लग रहा था कि चारों की चारों स्टेटमेंट ठीक है, नहीं इसमें से ये इसका आंसर फोर्थ वाला है। क्यों है बेटा? हमारे से मैंने जैसे कहा पढ़ने में गलती हो रही है। देर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न। अक्टूबर में आपने कोई डेबिट नोट इशू करा तो उसकी जो डिटेल है आप अपने GSTR-1 में या IFF में कब तक देंगे बेटा? अगले महीने की नवंबर की 11 तारीख तक। तो क्यों नहीं है बेटा टाइम लिमिट? टाइम लिमिट तो है, और ये कह रहा है देयर इज नो टाइम लिमिट, और यहाँ वर्ड लिखा है इन द रिटर्न। रिटर्न का मतलब ये है। क्लियर है आपको मेरी बात? ये हम गलती इसमें कर रहे थे। ठीक है, हम सोच रहे थे कि वो जो डेबिट नोट की टाइम लिमिट नहीं दी है लॉ के अंदर, ये उसकी बात हो रही है सेक्शन 34 में। तो ये सेक्शन 34 की बात नहीं हो रही है। GSTR-1 में और IFF में एक महीने में इशू किए गए टैक्स पीरियड में जो डेबिट नोट होते हैं, वो अगले महीने के GSTR-1 में आप शो करते हैं, उसकी डिटेल देते हैं। उसकी जो टाइम लिमिट है, जो मंथली रिटर्न फाइलर है वो 11 तारीख है, और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है उनके लिए क्वार्टर समाप्त होने के बाद नेक्स्ट क्वार्टर में जो पहला महीना आएगा उसकी 13 तारीख है। तो टाइम लिमिट है। तो ये गलती कर रहे थे, हमारे पढ़ने में गलती हो रही थी बेटा, जिसकी वजह से हम तुक्केबाजी कर रहे थे। तो इसका चौथा नंबर आंसर है, मतलब फोर्थ आंसर है। During the month of May, Z Limited sold goods to Y Limited for rupees 2,55,000 and charged GST 18%. ठीक है? During the month of May, Z Limited sold goods to Y Limited for rupees 2,55,000 और चार्ज किया GST कितना बेटा? 18%. However, owing to some defect in the goods, Y Limited returned some of the goods by issuing debit note of rupees 40,000 in the same month. तो बेटा इस महीने में Z लिमिटेड ने सामान बेचा है कितने का? 2,55,000 का, चार्ज किया GST 18% का। कुछ डिफेक्ट था इसलिए उसने रिटर्न कर दिया, और डेबिट नोट इशू हो गया सेम मंथ में, मई के महीने में 40,000 रुपए का। तो Z लिमिटेड ने रिकॉर्ड किया रिटर्न ऑफ द गुड्स बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट। ठीक है ना? Z लिमिटेड रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ, अच्छा उसने डेबिट नोट इशू कर दिया और इसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, क्योंकि अब 2,55,000 की सेल नहीं हुई। 2,55,000 में से कितना कम हो जाएगा बेटा? 40,000। तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो कितने पर बनेगी? इसलिए हमने बेटा क्या इशू करा? क्रेडिट नोट इन द सेम मंथ और प्लस GST। तो इस सिचुएशन में कितना टैक्स बनेगा बेटा? बना दो, 2,15,000 का 18% बता, ये वाला आंसर है। ठीक है, दो सौ ही तो लगाया था। इसको चेक करते हैं, 150 बता रहा है, यानी कि कोई अमेंडमेंट है इसमें। ठीक है, कहाँ पर बेटा? इसको सही कर लेंगे हम। ये रिवाइज टैक्स इनवाइस है, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 31(3)(b है ना? हाँ ठीक है, वो 150 ही आएगा आंसर। पूछिए क्यों? क्योंकि वो लेस देन 200 लिखा है, हमने 200 पे लगा दिया एग्जैक्ट जल्दी में। तो हमने बिल्कुल भी गलत नहीं पढ़ा है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, वही हमने किया बेटा। ठीक है, तो 200 से कम की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, और लिखने में मैंने उसको 200 पे निशान लगा दिया। ये सही है इनका आंसर, 200 रुपए से कम पर है बेटा। अब क्या करें बेटा? पेपर दूंगा तो ये गलतियां नहीं करूंगा, ये मुझे कंफर्म पता है।
क्योंकि उसमें चौकन्ना हो जाता है आदमी और ज्यादा, ठीक है ना। वो 200 से कम होता ना इनवाइस की वैल्यू, तो इनवाइस इशू करने की जरूरत नहीं, हमने एग्जैक्ट 200 पे लगा दिया, इसलिए उसमें एक ऑप्शन 150 था अप टू। मैं देख लेता हूँ बेटा, मैं देख लेता हूँ। चैप्टर चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? मैंने नोट्स में भी रेक्टिफाई कर दिया है इसको। हमसे गलती हो रही थी कि हम अप टू लिख रहे थे, जबकि लॉ में लेस देन 200 लिखा है। 200 से कम रुपए होंगे, ये सेक्शन है 31(3) क्लॉज बी। कोई टैक्स इनवाइस इश्यू करने की रजिस्टर्ड पर्सन को ज़रूरत नहीं है अगर वो सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है और सप्लाई की वैल्यू 200 रुपए से कम है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर ओपन कर लीजिएगा। Where the dash consider that any class of taxable person is not in position to keep and maintain account in accordance with the provision of this section, he may, for the reason to be recorded in writing, permit such class of taxable person to maintain account in such manner as may be prescribed. बेटा कौन? प्रॉपर ऑफिसर लिखा है या कमिश्नर? बेटा देखिए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में प्रॉपर ऑफिसर या कमिश्नर। गवर्नमेंट तो नहीं है, जीएसटी काउंसिल भी नहीं है। Where the commissioner considered that any class of taxable person is not in position to keep and maintain accounts in accordance with the provision of this section, he may, for reason to be recorded in writing, permit such class of taxable person to maintain account in such manner as may be prescribed. तो बेटा इसका आंसर कमिश्नर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कमिश्नर, तो ये कमिश्नर है। कमिश्नर अगर को लगता है कि किसी को रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने, तो वो लिखकर नोटिफाई कर सकता है। हाउ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन। फिजिकल सिग्नेचर करना है, डिजिटल सिग्नेचर करना है, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर लगानी है, स्टैंप लगानी है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे ऑथेंटिकेट करेगा बताइए? डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट करेगा, कैसे ऑथेंटिकेट करेगा? लिखा है रिकॉर्ड्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो रिकॉर्ड्स को जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उनको ऑथेंटिकेट किया जाएगा किसके द्वारा? डिजिटल सिग्नेचर। वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर बेटा फिजिकल सिग्नेचर हो भी नहीं सकता, पेन ड्राइव के ऊपर थोड़ी सिग्नेचर करके भेजेंगे। A registered person is required to maintain books of account relating to supply of goods or service, receipt of goods or service, stock of goods, input tax credit billed। तो सभी के बेटा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। In which manner it is mandatory to maintain books of account? मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में कर सकते हैं ना, एनी फॉर्म, मैनुअल और मैंडेट इलेक्ट्रॉनिक। A registered person who is engaged in manufacturing of plastic bottle is required to maintain books of account relating to raw material, बिल्कुल, input service, goods manufactured including waste and by product, ठीक है ना? ठीक है बेटा। What course of action can be adopted if there is any incorrect entry? अगर गलत हो जाए एंट्री तो बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसको क्या करेंगे? इसको डिलीट मार देंगे? नहीं, इट मस्ट बी डिलीटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल। इट कैन बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन। इसको स्कोर आउट किया जाएगा अटेस्टेशन के साथ। इसके लिए, इस चैप्टर के लिए सेक्शन 35 और 36 देखना है। ऑल द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 72 months from the date of annual furnishing return. Who is not required to maintain records relating to stock of goods and detail of taxes? Composition supplier. कंपोजिशन सप्लायर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए लिखा है हमारे नोट्स में, सप्लायर स्टॉक ऑफ गुड्स और डिटेल ऑफ टैक्स मेंटेन करता है। कंपोजिशन सप्लायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिटेल ऑफ स्टॉक एंड टैक्स, ये लिखा हुआ, ठीक है।
Principal place of business means the place of business and inform to GST officer as mentioned in income tax record, as mentioned in certificate of GST registration. चलें आगे, इसमें तो तुक्के से सारे हमारे सही निकल गए. बाकी मैं कहने के लिए तुक्का कह रहा हूँ, हम पूरा प्रॉपर सोच के तभी कहीं पर रुक रहे हैं और निशान लगा रहे हैं बेटा. उस पर बड़प्पन रखना चाहिए. अगर आप बड़प्पन नहीं होगा आप में तो आप गिरे हुए व्यक्ति हैं. सारे चैप्टर एक साथ सिलेक्ट कर लें. नहीं कर रहे हम, ठीक है, हम नहीं कर रहे ताकि एक टाइम में अभी फिलहाल एक चीज पे दिमाग रहे. ABC जनरेटेड ई वे बिल ऑन 12 फरवरी दिन में 2 बजे. 14 बजे का मतलब दिन के 2 बजते हैं, है ना. It transported over dimensional cargo for a distance of 100 कर ओवर ODC के लिए बेटा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं. वैलिडिटी पीरियड बताना है. विल बी एक्सपायर ऑन. सबसे पहले तो 12 फरवरी की रात को 12 बजे आ जाइए. तो रात की 12 फरवरी की रात के 12 बजे यानी कि 12 और 13 की मिडनाइट. 100 किलोमीटर के लिए 5 दिन का समय है तो 17-18 हो गई. 17-18 ऑफ मिडनाइट, ठीक है. क्योंकि अगर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो ना होता तो फिर एक दिन का समय होता. ओवर डायमेंशन अदर देन ओवर डायमेंशन कार्गो के लिए 200 किलोमीटर एक दिन में और ओवर डायमेंशन कार्गो के लिए 20 किलोमीटर, ठीक है. बोलो हाँ. अजय एक प्रोप्राइटर है. फर्म सूर्या स्टील रजिस्टर्ड है हरियाणा में. हैज ऑर्डर TMT स्टील बार अमाउंटिंग टू ₹575 एक्सक्लूडिंग GST ऑन 1 मई 2023 दिन में 2:25 पर फ्रॉम किंडल स्टील रजिस्टर्ड इन MP. हरियाणा से ने सामान मंगाया MP से और डिस्टेंस है 650 किलोमीटर फ्रॉम द फैक्ट्री ऑफ सूर्या स्टील इन हरियाणा. तो हरियाणा से 650 किलोमीटर दूर है. ई-वे विल जनरेट इमीडिएटली एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे इज 4 days, ठीक है. However, due to unforeseen circumstances, Surya asked Kindle to cancel the order at 3:45. The goods are still in the warehouse. Goods अभी warehouse में. Who है मतलब transit में नहीं है. Who has asked its accountant to cancel the e-way bill? क्या e-way bill cancel कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं. What is the time period to? और 24 घंटे कहाँ से बेटा? मिडनाइट से काउंट होंगे ये भी, है ना. अन्ना प्राइवेट रजिस्टर्ड इन दिल्ली. ये कंसाइनर है, गुड सेल करते हैं. कृष्ण चंद रजिस्टर्ड इन पंजाब. ये कंसाइन ही है, ग्रॉसरी वाला है ये, ठीक है. ग्रॉसरी स्टोर, सॉरी ग्रॉसरी स्टोर डिपार्ट ऑनर है ये. कंसाइनमेंट कंटेन्स एग एंड फिश ऑफ द वैल्यू ऑफ 50,000. एग्जेम्प्ट है बेटा GST में. एंड corrugated boxes for packing the egg and fish. थोड़े से उनके स्पेशल बॉक्स हैं, 40,000 रुपए के हैं. 18% उस पर GST लगा देंगे तो 7,200 बनेगा. तो कंसाइनमेंट वैल्यू अगर देखा जाए तो 47,200 है और 50,000 का उसमें एग्जेम्प्ट आइटम है. तो डिटरमाइन करना कंसाइनमेंट वैल्यू. तो कंसाइनमेंट वैल्यू 47,200 है क्योंकि एग्जेम्प्टेड गुड्स का आइटम नहीं आता. आप कंसाइनमेंट वैल्यू में देख सकते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स का आइटम नहीं आता. प्लीज़ चेक कर ले इस बात को. शर्माया मत करिए, इसमें कोई समय नहीं लगने वाला है, ठीक है. ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप देखेंगे तो आप शर्मा जाएंगे. नहीं बेटा, ये तो पढ़ने लिखने वाली बात है, इसमें क्या शर्माना बेटा. बताएंगे कंसाइनमेंट वैल्यू का कौन सा कॉन्सेप्ट है. यही है. वैल्यू ऑफ गुड्स आएगा जो कि 40,000 है, 7,200 का टैक्स है और वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं आता. अगर आप तो माइनस करने का मतलब ये नहीं कि 47,200 से माइनस करना है. माइनस करने का यहाँ ये भी मीनिंग है कि अगर इस वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं है तो नहीं लेना. तो हमारे लिए कंसाइनमेंट वैल्यू 47,200 है. स्टाइल एसोसिएट दिल्ली डील इन डेनिम गारमेंट हैज ऑर्डर जीन्स फोरम सुपर गारमेंट इन लुधियाना. 310 किलोमीटर दूर है इसका वेयर हाउस. ई-वे बिल जनरेट किया सुपर गारमेंट ने, ठीक है. लुधियाना वालों ने ई-वे बिल जनरेट कराया. द ऑर्डर इज कमिंग बाय नॉर्मल कार्गो, यानी कि ODC नहीं है. तो 2 दिन का समय है आपके पास, है ना.
ई वे बिल 2 दिन तक वैलिड रहेगा। Registered person has to transport goods from its warehouse to its depot located at a distance of 300 किलोमीटर नॉर्मल कार्गो। तो 200 200 2 दिन का समय है। दिन में 2 बजे 14 मार्च को, तो 14 मार्च की आधी रात को आई है, 14-15 मार्च की आधी रात है ना। तो 2 दिन वहां से कब होंगे? 16-17 मार्च की आधी रात। जी बताइए, बोल दीजिए। तो 16-17 मार्च की आधी रात है ना भाई। 14 मार्च की आधी रात 14 और 15, 14 में 2 दिन जोड़िए ना, 16-17, 15 में 2 दिन जोड़ेंगे तो 17। अरे 4 बजे सुबह सुबह 14 मार्च को ई वे बिल जनरेट हुआ है। 4 ही लिखा है, 4 आवर्स। और कितने बजे? दीदी 4 आवर्स लिखा है। अरे तो रात को भी तो कराया है, तो हो गई तो 14 आएंगे तो फिर घूम के अगले ही रात को 12 बजे। भाई 14 तारीख तो लिखा है दीदी। नशा छोड़िए बेटा, ये घड़ी है। हाँ क्या करूं बेटा, ये 12 है, इधर से है ना। आप कह रहे हो 12:04 पे रात को, है ना। कोई बात नहीं, है तो ये 12:04 मार्च की रात ना। आप पूरा घूम के आइए अगले दिन तक। क्यों 15 कैसे हो जाएगा? 14 ही रहेगा ये जाहिल। अगले दिन तक 14 ही रहेगा बेटा, 12 बजे के बाद दिन काउंट हो चुका। बेकार की क्वेरी, बिल्कुल सड़ी हुई क्वेरी। बहुत बेकार बेकार क्वेश्चंस करते हैं। मेरे से कोई अच्छी बात भी सीख लो। तुमको अब मैंने 3 चैप्टर एक साथ सिलेक्ट कर दिए, उसकी सारी कैटेगरी। कितने क्वेश्चंस हैं? 20 है, सब एक साथ करेंगे। Which type of number is created for every successful चालान generated by the taxpayer to identify the चालान? जब भी आप चालान नंबर जनरेट करते हैं तो बेटा आपको सी पिन मिलता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन पोर्टल से ये मिलता है। जब ये सी पिन बैंक में डालते हैं तो वहां से सिन मिलता है, ठीक है। ये Which of the following shall be discharged first which while paying tax? तो सबसे पहले आप प्रीवियस टैक्स पीरियड के आइटम पे करते हैं, फिर करंट के, फिर कोई इंटरेस्ट वगैरह हो वो, या डिमांड हो। तो सबसे पहले ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस टैक्स पीरियड। हाउ मच टाइम डज अ रिसीट फॉर द पेमेंट मेड ऑनलाइन टेक्स टू गेट अपीयर्ड एट कॉमन पोर्टल? हाउ मच टाइम डज अ रिपीट रिसीट फॉर पेमेंट? इंस्टेंटली रिसीट मिल जाती है आपको, है ना। अंडर द जीएसटी लॉ, who is liable to collect TCS on the net value of taxable supply made through it? E-commerce operator. How many types of challan is prescribed for all the taxes, fee, penalty? Beta single challan. While filing GSTR 3B of taxable person registered under GST, which of the following need not be mentioned in the form of GSTR 3B? समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, हाँ। इनवाइस वाइज डिटेल, नहीं बेटा, ये तो GSTR 1 में जाता है। कितना पेमेंट आपको टैक्स देना है, कितना ITC है, वो सब आता है। इनवाइस वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 में आता है। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS? अगले महीने की 10 तारीख। 10 तारीख तक ही बेटा रिटर्न फाइल करनी होती है। और TDS की जो रिटर्न है वो GSTR 7 है ना। और TCS की रिटर्न GSTR 8 है ना। मिस्टर पी लोकेटेड है गुजरात में, इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अच्छा, मिस्टर पी गुजरात के हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस गवर्नमेंट को। दमन ब्रांच, गुजरात के पास एक यूनियन टेरिटरी है दमन दीव, और एक और है दादर नागर, जिनको मर्ज करके दमन दीव एंड दादर नागर कर दिया गया है। दोनों गुजरात के पास हैं।
In this case, government undertaking is liable to deduct TDS dash in terms of 15 of the CGST Act where the total value of supply exceed 2,50,000. बताइए किस रेट से टैक्स काटेंगे? 0.5 ईच. चेक कर लेना बेटा, CGST और UTGST. अच्छा, अगर ये गुजरात में होता तो P कहाँ लोकेटेड है बेटा? गुजरात में लोकेटेड है. और सर्विसेज ये कहाँ दे रहा है? अपनी दमन ब्रांच को. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा इसलिए ध्यान से देख लेना बेटा. सबसे पहले आप इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई देखिए क्या है. इसके लिए रुक जाइए बेटा एक मिनट. TDS TCS का चैप्टर कौन सा है बेटा? ये TDS का चैप्टर है तो TDS कटेगा, ठीक बात है. इसमें एक प्रोविजो है जहां TDS नहीं कटता. आप बताइए हमारे एग्जाम्पल में ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है ना वो. आप बताइए उसमें सप्लायर कहाँ है जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं? गुजरात में. और रेसिपेंट कहाँ है? दमन में. सर्विस कहाँ दी जा रही है बेटा? प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस टू अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग दमन. तो बेटा आपका सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई और रेसिपेंट क्या सेम स्टेट में है? अलग अलग स्टेट में है ना. चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं. सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डिफरेंट स्टेट में है ना. और नेचर ऑफ सप्लाई कैसी है? इंटर स्टेट. ठीक है. और इंटर स्टेट पे कौन सा टैक्स लगता है बेटा? सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सेम स्टेट में है? नो. अब यहां पे देखिए TDS के रेट क्या है. TDS का रेट आराम से देखिए क्या लिखा है, 1%. आप आधा आधा परसेंट बता रहे हैं. ठीक है, 1% है, 2%. आई थिंक वो आधा आधा परसेंट जो होगा वो TCS के लिए है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये होगा IGST @2%. हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इज मेकिंग पेमेंट 3,54,000, 3 लाख सर्विस वैल्यू 54,000 GST टू अ सप्लायर फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिंटिंग. कैलकुलेट TDS. तो बेटा TDS जो कटेगा वो 3 लाख पर कटेगा. 3 लाख या 3,54,000 पे कटेगा. बताइए 3 लाख पर 3 लाख का 1% कितना बनेगा? 3,000. और 3 लाख का 1% और 3,000. टोटल कितना टैक्स बना? 6,000. व्हाट इज द, क्योंकि 1% है CGST SGST और IGST 2% है तो 112 हो जाएगा बेटा. व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रजिस्टर्ड पार्टी फेल्स टू पे अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी विद इन ड्यू डेट? 18% पर एनम. Mr. Ritesh runs an e-commerce website Flipover and he has registered himself as e-commerce operator under GST Delhi. Being an eco Flipover needs to furnish the detail of supplies on which it has. कौन सा फाइल करेगा? GSTR 7 या 8? पक्का 8. 7 कौन फाइल करता है? TDS वाले. 11 कौन फाइल करता है? UIN वाले. GSTR 5 NRTP वाले. Kalim and Associates made an application of cancellation of GST registration in the month of March due to closure of its business. Application for cancellation was approved on 4th September by the proper officer by passing an order on 14th September. In the given case, Kalim and Associates required to file final return on or before 4 December. No requirement of final return. Required to file final return on or before 30 September. Required to final return on or before 14 December. आप देखिए जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है वो हुआ है ऑर्डर पास कब? 14 सितंबर को. और किस दिन से कैंसिलेशन आपका अप्रूव हुआ है? 4 सितंबर को. विच एवर इज लेटर 14, उससे 3 महीने आप काउंट करिए. 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर. चेक कर लीजिएगा, यही होना चाहिए. 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर. बेटा कहीं जाना है आपको? बिजनेस मीटिंग है आपकी कोई?
ठीक है, आराम से बैठी शांति से। शुभम ट्रेडर्स, एंजॉय करिए इसको। शुभम ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन मेघालय। शुभम ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इट्स टर्नओवर इन द इमीडिएट प्रीवियस ईयर 4.95 करोड़, तो हर तरीके से ऊपर है ये बेटा। While filing GSTR1 for the current financial year, the account is preparing HSN summary, but it's unaware about the number of digit. बेटा जो 5 करोड़ से कम की टर्नओवर होती है उनके HSN डिजिट अलग होते हैं, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होती है उनके HSN डिजिट अलग होते हैं। तो बेटा इसका आंसर आपको इनवाइस के चैप्टर में मिल जाएगा। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए उससे कम है और आपकी B2B सप्लाई है तो 4 डिजिट HSN कोड की आपको मैंडेटरी है मेंशन करना। B2C सप्लाई है तो ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट मेंशन करने। तो बताएंगे हाँ कितने डिजिट मेंशन करने? बेटा 5 करोड़ से कम है आपकी टर्नओवर। फ्लोरेट ज्वेल्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, sells floral jewelry via e-commerce operator zebel.com. Ajay place an order 10 sets of floral jewelry in different colors, each costing 5,000. 18% GST है, not included है, 20 मई 2023 को। However, he returned 2 sets उन्हें वापस कर दिए बेटा आफ्टर 2 days in accordance with the exchange policy of zebel.com। ठीक है, यानी कि 22 मई को वापस कर दिए। Determine the value of supply on which Zebel should collect TCS from Floret Jewels। बेटा कितने का सामान है बेटा? 10 सेट्स हैं, हर एक की कॉस्ट कितनी है? तो 5,000 इंटू 10 करोगे कितना आएगा? 50,000। और 5,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 50 में से 10,000 माइनस कर दो क्योंकि वो तो रिटर्न हो गया, तो 40,000 पे वो क्या कलेक्ट कर लेगा? ठीक है ना। अच्छा 40,000 में क्या 18% ऐड किया जाएगा टैक्स, उस पर TCS कलेक्ट करेगा या नेट वैल्यू पर करेगा? ये जो GST का अमाउंट होता है ना, बस वो एक ही जगह ऐड होता है। पता है किस चीज में ऐड होता है वो? चल क्यों नहीं रहा आगे? वो सिर्फ एक ही जगह ऐड होता है, कंसाइनमेंट वैल्यू में। क्वेश्चन नहीं चल रहा आगे। हो जाएगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लो हाँ। तो ये 40,000 था, ये तो रिकॉर्डिंग में लेनी चाहिए थी चीज। कृषि कृषि उद्योग एक स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर GST इन महाराष्ट्र हैज परचेज फैब्रिक वर्थ ₹2,80,000 एक्सक्लूसिव ऑफ GST। कृषि उद्योग ने, जो एक स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और किसी से इन्होंने 2,80,000 का फैब्रिक खरीदा है। बेटा आप बताइए, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर रहा है तो TDS करेगा या नहीं अप्लाई? तंवर फैब्रिक हरियाणा में, अब एक महाराष्ट्र में सप्लायर हरियाणा में, तो बताइए क्या होगा? इंटरस्टेट सप्लाई है, अमाउंट ऑफ TDS बताना है, कितने रेट से? 2% से 2,80,000 का 2% निकाल दो, 5600 होता है बेटा। तुम्हारी एक जीरो कम या ज़्यादा चलती है। क्वेश्चन नंबर 7 किए नहीं, कोई बात नहीं। स्टार फुटवेयर अ रजिस्टर्ड सेलर, एक बच्चा कह रहा है इसमें 7 नंबर क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं। अब 7 या 17, अब बहुत दूर हो गया बेटा। वो क्या आ रहा है? तो वापिस देखें इसको, 7 में क्या है देख। स्टार फुटवेयर अ रजिस्टर्ड सेलर फ्रॉम महाराष्ट्र हैज रिसीव ऑर्डर ऑफ शूज from unregistered wholesaler from Odisha through e-commerce site zamba.com amounting to 37,500. Star Footwear gave 10% discount at the time of supply to the wholesaler and received 37,800 inclusive of GST। बेटा इसमें
जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडिंग है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वुड बी कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो बताओगे बेटा 37,800 को सब लोग बेटा 112 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है बेटा ये। 37,000। अच्छा 37,500 का 90% निकालो तो भी 33,750 ही आएगा। तो 37,500 का गुड्स था, बेचने वाले ने उसमें 10% डिस्काउंट दिया तो बना 33,750, उसका 12% टैक्स ऐड करोगे तो बनेगा 37,800। आप बताओ टीसीएस जो कलेक्ट करेगा वो 33,700 पे करेगा, 750 पे करेगा, 37,800 पे करेगा? मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ। टीडीएस टीसीएस का चैप्टर कौन सा था बेटा? तो टीसीएस जो कटता है वो आप देखिएगा वो किस रेट से होता है, 0.25% के रेट से, है ना। तो किस पर लगता है बेटा, नेट वैल्यू पर या किस पर लगता है? नेट वैल्यू पर। तो ज़रा बताना 33,750 का 0.25%। कितना बता दिया? बेटा पहले रेट था आधा आधा परसेंट, 1% बताओ कितना बनेगा 33,750 का 1%? 337.5 ना, ये वाला आंसर है, ये पुराना आंसर है, ये रेट चेंज हो चुका है। अब इसका भी आधा आएगा अमाउंट। 337.5 को 2 से डिवाइड करो, 168 पॉइंट, ये आंसर आना चाहिए। इस ऑप्शन को इससे रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, ये है सही, ठीक है। तो 0.5%, 0.5% दोनों मिला के एक। अब 0.5 नहीं है, 0.25%, 0.25% दोनों मिलाकर 0.05% इस समय जीएसटी का रेट। तो ये आंसर यहाँ पे पुराना दिया हुआ है इसमें, ओके। आइए बेटा, आर स्टेशनर डीलर ऑफ होलसेल and retail stationery are registered under QRMP in GST for the financial year. It has opted to for fixed sum. बेटा जब फिक्स सम में पेमेंट करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड मंथ की जो पेमेंट होती है क्वार्टरली रिटर्न में टैक्स की, वो 25 तारीख को होती है। और फिक्स सम में ये देखना होता है कि लास्ट टाइम आपने पेमेंट क्वार्टरली की थी या मंथली। अगर क्वार्टरली पेमेंट की थी तो 35% ऑफ कैश टैक्स जमा करना पड़ता है, और अगर मंथली की थी तो 100% टैक्स जितना कैश में लास्ट टाइम जमा किया था उतना पहले 2 महीने में जमा करना पड़ता है आपको टैक्स। तो यहाँ लिखा हुआ है इट हैज़ ऑप्टेड फॉर फिक्स सम मेथड फॉर टैक्स पेमेंट इन द प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है ना। एंड टैक्स पेड इन कैश वाज 10,000 इन अप्रैल अंडर GST PMT 06, 12,000 इन मई, और मई में 10,000, 12,000, और जून में कितना था बेटा 7,000, 7,000 इन GSTR 3B। तो 10 और 12 कितना बनेगा बेटा 22 और 7 29, तो टोटल 29,000 का आपने टैक्स जमा किया है ना। इसमें से जो 7,000 है वो GSTR 3B में जमा किया है, जो कैश जमा किया है बेटा वो आपने जमा किया है 10 और 12 22,000। अब वो जुलाई मंथ में देखना चाहता है कि वो कितना टैक्स पे करेगा। तो आप बताइए जुलाई से पहले उसने क्वार्टरली पेमेंट करी है या मंथली पेमेंट करी है? क्वार्टरली पेमेंट करी है, और उसने क्वार्टरली में जो टैक्स पेड इन कैश था वो था 10,000, 12,000 और 7, टोटल मिला के उसने जमा करा है 2 महीने में पहले 22 और तीनों महीनों में 29,000। 29,000 का 35% निकालना कितना बनेगा, ये आंसर है। तो 10,150 ही वो जुलाई का टैक्स अगस्त में जमा करेगा और अगस्त का टैक्स सितंबर में जमा करेगा। कैलकुलेट करना है TCS रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर अ सप्लायर सोल्ड गुड्स थ्रू ऑपरेटर, 1,18,000, उसमें 18,000 का टैक्स है तो 1 लाख हो गया वैल्यू, आउट ऑफ विच 23,600 इंक्लूडिंग GST 3,600 वाज रिटर्न। तो 3,600 हटा दो, बचा कितना बेटा 20,000। 1 लाख में से 20,000 और माइनस कर दो, क्योंकि इसने 1 लाख का गुड्स बेचा था, 20,000 का क्या आ गया बेटा, तो नेट वैल्यू कितने की बची 80,000 पे। बेटा 1% निकालो पहले आप,
800। तो ये आंसर इसमें दिया हुआ है, मगर अब 1% नहीं लगेगा, अब टोटल कितना लगेगा? तो ये आंसर यहाँ पे अपडेट नहीं है टीसीएस का, तो अभी हम ये लगा रहे हैं। वैसे आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? 400 अमेंडमेंट के बाद। ये एमसीक्यू इनका अपडेट नहीं है, मगर जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तब अपडेट ही आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत है या छोड़ा है हमने। तो छोड़ दिया है कोई, है ना? तो 7 के अलावा भी कोई और होगा, तो वो देख लेंगे 7 में क्या था। 7 में यही आंसर लगाया था हमने, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ टीसीएस अंडर 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एक्सक्लूड। बेटा कोई क्या सीएसटी नहीं, सीजीएसटी नहीं आता, एसजीएसटी नहीं आता, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाले हैं वो नहीं आते, और जो रिटर्न हो गई है सेल रिटर्न वो नहीं आता। तो इसका आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड है बिल्कुल। और कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, कोई आइडिया है? 18 नंबर छोड़ दिया। 18 तो किया था हमने ये वाला, और यही आंसर था हमारा, ये तो हमने किए हैं। ठीक है, ओके, ख़त्म हो गया। आज की क्लास को बेटा यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार हम बेटा केस सिनेरियो वाले एमसीक्यू के साथ मिलेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि आरटीपी और एमटीपी के भी हम एमसीक्यू आपको करा दें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।